हु फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द सेक्रेटरी ऑफ ग्राम पंचायत, यानी कि ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है। आपको ऑप्शन मिल रहा है 1 में पंचायत समिति, 2 में जिला परिषद, 3 में पंचायत प्रेसिडेंट यानी पंचायत का प्रधान, और 4 में गवर्नमेंट यानी सरकार। यहाँ 2 का आंसर हो जाएगा 4। सरकार जो है अपॉइंट करती है सेक्रेटरी को, जो ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी होता है, सचिव होता है। तो यहाँ 2 का आंसर हो गया 4। ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मीडिया इज इनकरेक्ट, यानी कि संचार माध्यम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन को पहचानना है, तो आइए एक एक करके चारों स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और देखते हैं इनमें से कौन सा कथन गलत है। पहला स्टेटमेंट है मनी इज अर्न थ्रू एडवर्टीजमेंट्स, यानी विज्ञापनों द्वारा धन कमाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट द टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूजेज कीप्स ऑन चेंजिंग, यानी जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली जो तकनीकें हैं वे हमेशा बदलती रहती हैं। तीसरा ऑप्शन है एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मास मीडिया इज टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू द पीपल, यानी जनसंचार का लोगों तक जानकारी पहुंचाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। चौथा ऑप्शन है देयर इज रेगुलर इंटरफेरेंस ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ मीडिया, यानी संचार माध्यम की कार्य प्रणाली में नियमित रूप से सरकारी हस्तक्षेप होते रहता है। यहाँ आंसर हो जाएगा 4। चौथा ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो जनसंचार माध्यम है, जो है मीडिया है, उसमें सरकार का हस्तक्षेप बहुत अधिक नहीं होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है द 2 स्टेट्स इन्वॉल्व इन कावेरी वाटर डिस्प्यूट आर, यानी कि कावेरी जल विवाद से 2 राज्य जुड़े हैं, उनका नाम आपको बताना है कि कौन कौन से राज्य कावेरी जल विवाद से, कावेरी वाटर डिस्प्यूट से जुड़े हुए हैं। आपको ऑप्शन मिल रहा है 1 में आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, 2 में कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, 3 में कर्नाटका एंड तमिलनाडु, 4 में कर्नाटका एंड केरला। यहाँ आंसर हो जाएगा 3। ये है कावेरी नदी बह रही है, कावेरी नदी कर्नाटक से होते हुए आपको जो है तमिलनाडु में जाती है। कर्नाटक में आप ये भी 2 फैक्ट याद रखिए, पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी में दिया है। कर्नाटक में जो कावेरी नदी है उस पर कृष्णा राजा सागर बांध है, डैम है, और तमिलनाडु में इस नदी पर, कावेरी नदी पर मेटूर बांध है। क्या होता है कि तमिलनाडु को जितने जल की जरूरत होती है उतना जल जो कर्नाटक है वो कृष्णा राजा सागर बांध से नहीं छोड़ता है। यही डिस्प्यूट इन दोनों के बीच हमेशा ही चलते रहता है पानी के विषय में। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट इज करेक्ट, यानी कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको पहला ऑप्शन मिलता है C/He इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरा ऑप्शन C/He अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स, वे जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। 3 में द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स डू नॉट हैव सेपरेट ऑफिसेज, यानी कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के कार्यालय अलग अलग नहीं होते हैं। चौथा ऑप्शन द चीफ मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय द MLAs, यानी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बिलोंगिंग टू द पार्टी विनिंग अ मेजोरिटी ऑफ सीट्स, यानी मुख्यमंत्री का चुनाव बहुमत प्राप्त दल के विधायकों द्वारा किया जाता है। यहाँ आंसर हो जाएगा 4। बहुमत प्राप्त जो राजनीतिक दल होते हैं उनके जितने भी विधायक होते हैं वे सभी मिलकर अपने नेता का, यानी कि मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। तो यहाँ 4 का आंसर हो गया 4। ओके। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वीवर्स कोऑपरेटिव्स इज करेक्ट, यानी कि बुनकर सहकारी संस्थाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन मिल रहा है दिज कोऑपरेटिव्स आर नॉट प्रोवाइडेड एनी काइंड ऑफ सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट, यानी कि सहकारी संस्थाओं को सरकार की ओर से कोई भी मदद नहीं दी जाती है। दूसरा ऑप्शन दिज कोऑपरेटिव्स रिड्यूस द रोल ऑफ मर्चेंट्स एंड हेल्प वीवर्स टू गेट अ फेयर प्राइस फॉर देयर क्लॉथ्स, यानी सहकारी संस्थाएं व्यापारियों की भूमिका को कम करते हैं और बुनकरों को उनके कपड़ों का उचित मूल्य प्राप्त करने में मदद करती हैं। तीसरा ऑप्शन है दिज कोऑपरेटिव्स ओनली इंगेज इन ट्रेड विथ प्राइवेट इंटरप्राइजेज, यानी कि सहकारी संस्थाएं केवल निजी संस्थाओं या निजी उद्यमियों के साथ व्यापार करती हैं। चौथा ऑप्शन है दिज कोऑपरेटिव्स आर नॉट इनटू मार्केटिंग बट ओनली इनटू प्रोडक्शन, ये सहकारी संस्थाएं केवल उत्पादन का कार्य करती है, विक्रय का कार्य नहीं करती है। यहाँ आंसर हो जाएगा 2। सहकारी संस्थाएं जो कोऑपरेटिव्स होते हैं वे व्यापारियों की भूमिका को कम करते हैं, जिससे क्या होता है बीज का जो खर्च है वो बचता है और बुनकरों को उचित मूल्य प्राप्त होता है। इसके अलावा जो सहकारी संस्थाएं हैं, जो कोऑपरेटिव्स हैं, वो सरकार के साथ भी कभी व्यापार कर लेती है। सरकार कभी कभी स्कूलों के लिए या कुछ अलग अलग प्रकार के काम के लिए कपड़े बनाने का ऑर्डर देती है ताकि इनको सहायता मिले। इसके साथ से विक्रय का कार्य भी करती हैं, उत्पादन भी करती हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द राज्यसभा इज करेक्ट, यानी कि राज्यसभा के विषय में कौन सा कथन निम्नलिखित में से सही है। आपको पहला ऑप्शन मिलता है इट सिलेक्ट्स द एग्जीक्यूटिव, यानी कि यह कार्यपालिका का चयन करती है। दूसरा ऑप्शन इट रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन पार्लियामेंट, यानी कि यह संसद में भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। 3 इट कंसिस्ट ऑफ 245 नॉमिनेटेड मेंबर्स, इसमें जो है 245 मनोनीत सदस्य होते हैं। 4 इट इज़ लीड बाय द प्राइम मिनिस्टर, यह इसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 2 इट रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट। आप जानते हैं कि राज्यसभा में देश के अलग अलग राज्यों से
मेंबर चुन के, प्रतिनिधि चुन के भेजे जाते हैं। तो यह संसद में भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व है, आप यह कह सकते हैं। द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, यानी कि भारत के संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? आपको ऑप्शन दिया जाता है द एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका के पास, द जुडिशियरी यानी न्यायपालिका के पास, द सिटीजन्स ऑफ इंडिया यानी कि भारत के नागरिकों के पास, द लेजिस्लेचर यानी विधायिका के पास। यहाँ आंसर हो जाएगा द जुडिशियरी, न्यायपालिका के पास संविधान के अंतिम व्याख्या का अधिकार है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 7 का आंसर हो गया 2। 8वां प्रश्न है सिविल लॉज डील विथ, यानी कि जो दीवानी कानून होते हैं उनके संबंध में नीचे दिए गए बातों को समझना है। पहला ऑप्शन है एनी हार्म और इंजरी टू द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से है दीवानी कानूनों का संबंध। दूसरा डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स, राज्यों के बीच टकराव से। तीसरा डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, केंद्रीय एवं राज्य सरकार के बीच टकराव से। चौथा कंडक्ट और एक्ट्स दैट द लॉ डिफाइंस एज ऑफेंसेज, यानी ये ऐसे व्यवहारों या क्रियाओं से जिन्हें कानून में अपराध माना जाता है। यहाँ आंसर हो जाएगा 1, व्यक्ति विशेष के जब अधिकारों का उल्लंघन होता है या अवहेलना होता है तो इसे हम लोग सिविल लॉ या दीवानी कानून के नाम से जानते हैं। जैसे अलग अलग लोगों के बीच में जमीन को लेकर कोई विवाद है, जमीन के बिक्री को लेकर या किराया को लेकर या फिर तलाक जैसे मुद्दे होते हैं, तो ये सभी दीवानी कानून के अंतर्गत आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि FIR प्रथम सूचना रिपोर्ट के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 ऑप्शन में से गलत जो है ऑप्शन को चूज करना है। तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है द आइडेंटिटी ऑफ एक्यूज्ड पर्सन एंड विटनेसेज इज इफ नोन इज मेंशन्ड, यानी कि यदि अपराधी व्यक्ति की पहचान और गवाहों की जानकारी है तो उनका उल्लेख FIR में किया जाता है। दूसरा ऑप्शन इट स्टेट्स द नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंप्लेनेंट, यानी कि FIR में शिकायत दर्ज करने वाले का नाम और पता भी लिखा जाता है। तीसरा ऑप्शन द कंप्लेनेंट कैन गेट अ कॉपी ऑफ द FIR बाय पेइंग अ प्रिस्क्राइब्ड फी, यानी कि शिकायत करने वाला जो व्यक्ति है वो FIR की एक नकल निर्धारित शुल्क प्रदान करके ले सकता है। चौथा ऑप्शन इट इज कंपल्सरी टू बी रजिस्टर्ड इन केस ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि संज्ञेय अपराध के मामले में FIR दर्ज करना अनिवार्य होता है। देखिए यहाँ आंसर हो जाएगा 3। 1, 2 और 4 वाला जो ऑप्शन है वो सही है, तीसरा ऑप्शन गलत है, क्योंकि FIR के कॉपी लेने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क अदा नहीं हम करते हैं, वह हमें फ्री में दिया जाता है। बाकी जो पहला ऑप्शन है कि अपराधी व्यक्ति की पहचान हो या गवाहों के विषय में जानकारी हो तो FIR में उसका नाम लिखा जाएगा, साथ ही जो व्यक्ति FIR दर्ज करा रहा है उसका नाम पता भी लिखा जाएगा, उसको फ्री में FIR की एक कॉपी दी जाएगी। और अगर कहीं किसी जुडिक्शन में, मान लीजिए कोई थाना है, कोई पुलिस स्टेशन है, उसके जुडिक्शन में कोई भी बहुत ही कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, संज्ञेय अपराध होता है, तो उसका FIR थाना जो है खुद ही दर्ज कर लेगा। तो यहाँ 9 का आंसर हो गया 3। बुक में आप देखेंगे FIR के विषय में ये कुछ चार्ट जो है, चार्ट क्या, ये कुछ नॉलेज, जानकारी, इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसे आप ध्यान रखिएगा। इसे मैं एक बार पढ़ देता हूँ। पुलिस FIR दर्ज होने के बाद ही किसी अपराध की पड़ताल शुरू कर सकती है। कानून में कहा गया है कि किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थाने के प्रभारी अधिकारी को फौरन FIR दर्ज करनी चाहिए। पुलिस को यह सूचना मौखिक या लिखित किसी भी रूप में मिल सकती है, यानी कि पुलिस को कहीं से भी ये जानकारी मिलती है कि हमारे जुडिक्शन में, हमारे एरिया में, क्षेत्र में कोई बहुत जो है संज्ञेय अपराध यानी कि बड़े स्तर की घटना हो गई है, तो वह FIR दर्ज करेगी और फिर उस पर आगे की कार्रवाई करेगी। ठीक है। FIR में आमतौर पर वारदात की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख किया जाता है। उसमें वारदात के मूल तथ्यों और घटनाओं का विवरण भी लिखा जाता है। अगर अपराधियों का पता हो, उनका नाम या गवाहों का पता हो तो उन सब का उल्लेख किया जाता है। FIR में शिकायत जो दर्ज करता है उसका भी नाम पता लिखा जाता है। इसके अलावा एक जो है मतलब FIR दर्ज करने के लिए, लिखने के लिए एक खास फॉर्मेट बना होता है जो पुलिस के पास है, वह उसी पे इन सारे चीज़ों को लिखता है। साथ साथ क्या करता है कि लास्ट में आपको एक नकल या एक कॉपी मुफ्त में दे दिया जाता है अगर आप जा रहे हैं FIR दर्ज कराने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। Who chaired the committee in 2005 that examined the social, economic and educational status of Muslim in India? यानी कि भारत में मुस्लिमों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर की जांच के लिए सन 2005 में एक कमेटी गठित की गई थी। वह किसके अध्यक्षता में की गई थी? आपको 1 में ऑप्शन मिलता है PK थंगन, 2 में ऑप्शन मिलता है DS कोठारी, 3 में ऑप्शन मिलता है R सच्चर, 4 में ऑप्शन मिलता है BP मंडल। यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 3। जस्टिस राजेंद्र सच्चर के जो है अध्यक्षता में एक कमेटी 2005 में गठित की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि भारत में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस का पता करना। ठीक है, तो यहाँ 10 का आंसर हो गया 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्राम सभा इज करेक्ट, यानी कि ग्राम सभा के विषय में कौन सा कथन सही है? आपको पहला ऑप्शन मिलता है इट इज़ द मीटिंग प्लेस ऑफ सरपंच ऑफ ऑल विलेजेज इन अ डिस्ट्रिक्ट, यानी यह जिले में सभी गाँवों के सरपंचों की बैठक का स्थल है। दूसरा,
द सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत एंड कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स। यानी ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्यवाही का आलेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है। तीसरा ऑप्शन, द डेवलपमेंटल प्लान्स ऑफ द ऑल ग्राम पंचायत आर रिव्यूड इन ग्राम सभा। यानी सभी ग्राम पंचायतों की विकास संबंधी जो योजनाएं होती हैं ग्राम सभा में उनका पुनरीक्षण किया जाता है, उनको रिव्यू किया जाता है। चौथा, द ग्राम सभा रेगुलेट्स द मनी डिस्ट्रीब्यूशन एमंग ऑल ग्राम पंचायत। ग्राम सभा सभी ग्राम पंचायतों को धनराशि के वितरण को नियमित करती है। यहाँ ऑप्शन हो जाएगा 3, जो ग्राम पंचायत होती हैं सभी ग्राम पंचायतों की विकास संबंधी योजनाओं को क्या किया जाता है, ग्राम सभा में एक बार मतलब लाया जाता है। मान लीजिए ग्राम पंचायत को कहीं से कुछ पैसा मिला, राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से, या किसी ने डोनेट किया पंचायत को, तो ग्राम पंचायत के जो मेंबर है वे क्या करेंगे, ग्राम सभा को बुलाएंगे और उसमें बताएंगे कि हमारे पास इतना पैसा है, इससे क्या काम किया जाए। अब ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि हमारे क्षेत्र में किस चीज़ की कमी है। अगर पानी की कमी है तो पानी की व्यवस्था की जाएगी, स्कूल का भवन नहीं है तो स्कूल के लिए बिल्डिंग्स बनाए जाएंगे, या जो भी काम होता है ग्राम पंचायत और ग्राम सभा मिलकर डिसाइड करते हैं। यानी कि ग्राम सभा एक एक करके काम को समझते हैं और पैसे का यूज कहाँ करना है वो बताते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 11 का 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द तिब्बतियन नेशनल एपिक। यानी निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है। आपको ऑप्शन मिलता है बुद्धा सागा, केसर सागा, सिद्धा सागा, निर्वाणा सागा। यहाँ आंसर हो जाएगा 2। केसर सागा जो है तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है। केसर सागा जो है लद्दाख में भी काफ़ी प्रचलित है। लद्दाख में जो बौद्ध और मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं वो इसे गाते भी हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। केसर सागा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ, यह लद्दाख में भी प्रचलित है और लद्दाख के लोग इसे गाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स अबाउट द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय पटवारी एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी कि पटवारी जो लेखपाल होता है उसके किए गए कार्यों के विषय में कथन दिया गया है ए और बी, उसको देखना है और फिर विचार करना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है नीचे दिए गए ऑप्शन के हिसाब से। आइए दोनों जो है स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पहला ए स्टेटमेंट है, पटवारी मेंशंस द अपडेट्स लैंड रिकॉर्ड्स ऑफ अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। यानी पटवारी एक गांव अथवा गांव के समूह की भूमि का अद्यतन अपडेटेड लेखा जोखा रखता है। ये जो है स्टेटमेंट सही है। हम लोगों ने पटवारी के काम के विषय में पढ़ा था। तो पटवारी क्या करता है कि अपने जुडिक्शन में, यानी कि मान लीजिए प्रखंड स्तर पे एक पटवारी है तो एक प्रखंड में एक गांव भी हो सकता है, एक से अधिक गांव भी हो सकता है। तो उसका जो जुडिक्शन है उसमें आने वाले सभी गाँव के खेतों के विषय में वह जानकारी रखेगा, भूमि के विषय में जानकारी रखेगा। इसके साथ ही उस क्षेत्र में कौन कौन से फसल उगाए जा रहे हैं इसकी जानकारी भी वह रखता है, सरकार को बताता है और फिर समय समय पर वह अपने रिकॉर्ड को अद्यतन अपडेट करता है। मान लीजिए किसी क्षेत्र में 20 सालों से धान उगाया जा रहा था बहुत अधिक, अब वहाँ की पर्यावरण वैसी नहीं है, धान की जगह कोई और फसल उगाया जाने लगा, तो पटवारी का काम है इस इन्फॉर्मेशन को अपने पास रखना और अपने पास रख के ऊपर सरकार को पहुँचाना, ताकि सरकार को पता चले कि हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में किस समय क्या उगाया जा रहा है। तो पटवारी का यह काम होता है। पहला ऑप्शन सही है। बी में देखते हैं, पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन द एरिया अंडर हर हिज जुडिक्शन। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में जो उगाए जाने वाले फसल है उसके बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ ए और बी दोनों सही है, तो आंसर हो गया 2, ए और बी दोनों सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट डेमोक्रेसी। यानी लोकतंत्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन को पहचानना है। आइए पढ़ते हैं कथन को। पहला, इन अ डेमोक्रेसी द कंट्रीज सिटीजन्स आर अलाउड टू इलेक्ट व्हमेवर दे वांट। यानी कि लोकतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है। अगला, इन अ डेमोक्रेसी सिटीजन्स इंजॉय सर्टेन फ्रीडम्स। लोकतंत्र में नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं या दी जाती हैं। 3 में, इन अ डेमोक्रेसी अ रूलर हैज अब्सोल्यूट पावर्स टू रूल द कंट्री। लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। चौथा, इन अ डेमोक्रेसी पीपुल कैन रेज क्वेश्चंस अबाउट द डिसीजंस। यानी लोकतंत्र में जो लिए गए निर्णय हैं उस पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। यहाँ आंसर हो जाएगा 3, डेमोक्रेसी में शासक के पास संपूर्ण ताकत नहीं होती है। तो यहाँ आंसर हो गया 14 का 3। ठीक है, गलत कथन को पहचानना था, तो 1, 2 और 4 सही है, तीसरा कथन गलत है, तो यहाँ 14 का आंसर हो गया 3। कैंपेन्स हैव लीड टू न्यू लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन इन 2006 अ लॉ वाज फ्रेम्ड टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम। यानी कि महिला आंदोलनों के फलस्वरूप 2006 में एक नया कानून बनाया गया जो महिलाओं के संरक्षण से संबंधित था। अब आपको ऑप्शन देख के बताना है कि महिलाओं को किस तरीके से संरक्षण मिला 2006 के नए कानून के माध्यम से। पहला ऑप्शन मिलता है डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा, दूसरा सेक्सुअल हरासमेंट यानी यौन प्रताड़ना, तीसरा चाइल्ड एब्यूज यानी बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, चौथा अनइक्वल वेजेज यानी असमान वेतन। यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 1। घर के अंदर जो महिलाएं रहती थी शारीरिक और मानसिक स्तर पे वह हिंसा की शिकार हो रही थी, 2006 के नए कानून में इन सभी से उनको मुक्ति दिलाया गया।
तो आप कह सकते हैं कि घरेलू हिंसा 15 का आंसर हो गया।